हेलो एवरीवन। आज हम लास्ट ऑर्गेनल पढ़ते हैं विच इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल, दैट इज़ द न्यूक्लियस। हमने ऑलरेडी देखा है कि न्यूक्लियस जो है वो 4 कंपोनेंट से बनता है। अब हम आज वो चारों कंपोनेंट को डीप में वन बाय वन पढ़ेंगे। न्यूक्लियस वी नो दैट द ब्रेन ऑफ द सेल, क्योंकि इट हैव द क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम सेल की सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनल ऑफ द सेल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाहर से शुरू करते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द न्यूक्लियस इज़ नोन एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज़ लुक लाइक दिस। सो इट इज़ अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड। अगर हम उसको थोड़ा और एनलार्ज करें, so this one is the inner side of the nuclear membrane and this is the outer side of the nuclear membrane. suppose कि मैंने इतना पोर्शन ड्रॉ किया है, ठीक है, तो ये बीच में आ जाता है न्यूक्लियर पोर। ये इनर साइड है एंड ये आउटर साइड है। तो आउटर साइड पर हमें पता है कि आउटर साइड पर समटाइम राइबोसोम्स आर आल्सो अटैच ऑन द आउटर साइड ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and sometime the nuclear membrane is connected with the endoplasmic reticulum. अब ये जो बीच में जो न्यूक्लियर पोर है उसको हम थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। सो दिस न्यूक्लियर पोर जो होता है वहाँ पर एक से सिंपल पोर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, देयर इज़ अ वन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ऐसा एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है विच इज़ नोन एज द एन्यूलस। अब ये जो एन्यूलस है वो एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने अभी बताया, अगर उसकी साइज़ में देखूँ तो द साइज़ ऑफ द एन्यूलस इज़ द 800 एंगस्ट्रॉम। तो अगर आपको एमसीक्यू में कहीं पर पूछा जाता है, नीट की प्रिपरेशन भी आप कर रहे हो तो नीट के एग्ज़ाम में पूछते हैं न्यूक्लियर पोर की साइज़ क्या है। सो द न्यूक्लियर पोर मीन्स वहाँ पर जो एन्यूलस रिंग है उसकी साइज़। तो एन्यूलस रिंग की साइज़ कितनी होती है? दैट इज़ द 800 एंगस्ट्रॉम and it is not micrometer, it's a angstrom. So please remember it's in angstrom. So nuclear pore size is the 800 angstrom. The diameter of the nuclear pore is the 800 angstrom. शेप जो होता है वो ऑक्टागोनल होता है न्यूक्लियर पोर का। अब हाउ मैनी न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इनटू द वन न्यूक्लियस? सो देर आर 1000 to 10,000 न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट इनटू द वन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब आप बोलोगे मैडम आपने तो 4 या 5 ही ड्रॉ किए, बट इट इज़ लुक लाइक वन बॉल। अब वो बॉल अगर आप देखो तो बॉल के अंदर आप चारों, इट इज़ अ 3D नॉट 2D एंड आई ड्रॉ इट इन 2D स्ट्रक्चर, राइट। तो अगर वो बॉल को आप इमेजिन करो तो उसके अंदर हर तरह से आप छेद लगा सकते हो, ऊपर नीचे आजू बाजू। तो ऐसे हर जगह से वो छेद होता है एंड that pore is known as the nuclear pore and the number of nuclear pore is the 1000 to 10,000 per nucleus. The next one is the nucleoplasma. हमें पता है कि ये न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो साइटोप्लाज्म का ही एक पार्ट होता है, बट इट इज़ प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस, सो इट इज़ नोन एज द न्यूक्लियस प्लाज्मा। सो न्यूक्लियस प्लाज्मा जो होता है इट इज़ अ रीच ऑफ द एंजाइम। अब यहाँ पर एंजाइम की क्या ज़रूरत है? तो न्यूक्लियस के अंदर दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम होता है। फर्स्ट वन इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। तो व्हाट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन आप 12th में और डीप में पढ़ोगे, बट अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो जब सेल को डिवाइड करना है तो उसमें से हम नेक्स्ट चैप्टर में भी ये चीज़ पढ़ेंगे। तो सेल को जब डिवाइड करना होता है तो वो एक सेल में से 2 सेल बनना पड़ेगा, और जब एक सेल में से 2 सेल बनेगा तो उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है, जो मतलब कि उसके अंदर क्रोमोसोम्स है, उसको भी एक में से 2 बनना पड़ेगा। एंड बिकॉज दिस फ्रॉम दी वन डीएनए टू सेकेंड डीएनए, दैट होल प्रोसेस इज़ नोन एज द रेप्लिकेशन। खुद के जैसा ही 2 डीएनए बना देना, दैट इज़ नोन एज द डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि एक डीएनए में से 2 डीएनए बनते हैं। क्यों? क्योंकि अब दोनों अब क्या हो जाएंगे, एक सेल में से 2 सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। सो दैट प्रोसेस इज़ ऑल्सो डन इनटू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑब्वियसली डीएनए इज़ प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियस। सो डीएनए रेप्लिकेशन, ये एक में से 2 बनने वाली न्यूक्लियस को डिवाइड करने वाली जो प्रोसेस होती है, दैट इज़ द डीएनए रेप्लिकेशन। और उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम लगते हैं। दिस ऑल एंजाइम आर प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। सेम वे डीएनए में से सबसे पहले बनता है एमआरएनए। सो डीएनए का एक कोई पर्टिकुलर पोर्शन उसको रीड किया जाता है और उसमें से आरएनए की स्ट्रैंड बनती है विच इज़ नोन एज दी एमआरएनए, और ये एमआरएनए में से बनता है प्रोटीन।
ये आप 12th में और डिटेल में पढ़ोगे, पर अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि डीएनए में से बनता है एमआरएनए, और डीएनए में से एमआरएनए बनने की प्रोसेस होती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो डीएनए में से डीएनए इट इज़ अ रेप्लिकेशन, डीएनए में से आरएनए दैट इज़ द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, सो ये दोनों प्रोसेस कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। तो ये दोनों प्रोसेस के लिए जितने भी एंजाइम लगते हैं, दिस ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये एंजाइम को काम करने के लिए आयन की ज़रूरत होती है, सो Mg+ आयन इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। mRNA, क्योंकि वो mRNA वही बनता है, तो mRNA भी न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है। tRNA होता है, rRNA होता है। सो दिस ऑल टाइप्स ऑफ द RNA आर ऑल्सो प्रेजेंट इनटू द न्यूक्लियोप्लाज्म। जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है उसकी पीएच जो होती है, इट इज़ अ स्लाइटली अल्कलाइन। सो न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या होता है, एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रोसेस, डीएनए रेप्लिकेशन, उसके लिए के सारे एंजाइम। डीएनए में से एमआरएनए बनने की प्रोसेस, ट्रांसक्रिप्शन, उसके लिए सारे एंजाइम, वो सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म में। Mg+2 आयन प्रेजेंट होता है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए, एंड उसकी जो पीएच होती है वो अल्कलाइन होती है। Next one is the nucleolus. So what is the nucleolus? We see that the one dense circular material is known as the nucleolus. So this nucleolus is also present into the nucleus. It is a non-membrane bound. उसके आसपास कोई membrane bound नहीं होता। उसका जो specific function है वो अभी तक specific function किसी को पता नहीं है, but ऐसा माना जाता है कि वो आरएनए के सिंथेसिस एंड स्टोरेज का काम करते हैं, बट स्पेसिफिकली वो किसके लिए काम करता है वो अभी भी फाइंड आउट नहीं हुआ है। सो इट इज़ अ डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ विदाउट एनी मेम्ब्रेन। फंक्शन उसका है सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ आरएनए। तो ये जो एमआरएनए बनता है वैसा ही एक आरआरएनए भी होता है। हम आगे की क्लास में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे उसको। तो आरआरएनए जो होता है वो स्टोर कहाँ पर होता है? वो होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। हाउ मेनी न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियस? सो जनरली देयर इज अ वन न्यूक्लियोलस प्रेजेंट इनटू द वन न्यूक्लियस। नेक्स्ट मोस्ट important portion, that is the chromosome. You already here it is a chromatin fibers. अब तीन चीज़ें आपने सुनी होगी, क्रोमोसोम, क्रोमेटिन एंड डीएनए। अब ये तीनों के अंदर डिफरेंस क्या है वो आपको ध्यान से समझना होगा। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए क्या होता है। जब सेल रेस्ट पोजीशन में होता है, मतलब कि उसको डिवीजन नहीं करना है, उस टाइम के अंदर उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर में होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स। ठीक है, कब होता है ये? जब उसको सेल डिवीजन नहीं करना है तब। पर अब जब सेल को सेल डिवीजन करना है तो सबसे पहले ये जो फाइबर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था वो कंडेंस होना शुरू होगा, और कंडेंस होके वो जो स्ट्रक्चर बनाता है दैट इज़ नोन एज द क्रोमोसोम। तो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। उसके दो आर्म होते हैं और बीच का स्ट्रक्चर होता है दैट इज़ नोन एज द सेंट्रोसोम या सेंट्रोमर। तो सेंट्रोमर से दो आर्म में वो डिवाइड होता है, ये स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं क्रोमोसोम। ये कब होता है? जब सेल को डिवीजन करना होता है तब। अब इसको हम थोड़ा एनलार्ज स्ट्रक्चर देखते हैं। सो इट लुक्स लाइक दिस। तो उसके दो आर्म्स होते हैं, ये दो आर्म है। ये जो सेंट्रोमर है होता है उसके आसपास ऐसे एक हुक लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, डेंस मटेरियल होता है जिसको हम काइनेटोफोर बोलते हैं। ये काइनेटोफोर का फंक्शन होता है जब सेल डिवीजन करना होता है या न्यूक्लियस को डिवीजन करना होता है, तो यहाँ पर क्रोमेटिन फाइबर्स जो होते हैं, यहाँ पर जो फाइबर्स होते हैं वो अटैच होते हैं, सेंट्रोमियर फाइबर्स, एंड जिसकी वजह से सेल डिवाइड होगा। तो आधा जो होगा वो इस साइड चला जाएगा और हाफ इस साइड चला जाएगा और सेल डिवाइड होगा। मतलब कि अगर ये सेल के अंदर ये आपका क्रोमोसोम है तो यहाँ सेंट्रोसोम हमने पढ़ लिया है, वो सेंट्रोसोम आ जाएगा, इसको ऐसे यहाँ से पकड़ेगा, राइट। ये कौन सा पोर्शन है? तो ये काइनेटोफोर वाला पोर्शन है। वहाँ पर से ये फाइबर्स उसको अटैच करेंगे और फिर उसको खींचेंगे। तो आधा जो होगा वो इस साइड चला जाएगा और हाफ इस साइड चला जाएगा। हम नेक्स्ट चैप्टर में उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस इज़ द होल स्ट्रक्चर इज क्रोमेटिन।
उसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है दैट इज़ द डीएनए. दैट मीन्स क्रोमेटिन इज ऑल्सो मेड अप ऑफ डीएनए, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ डीएनए. सो दिस होल स्ट्रक्चर जो बेसिक पोर्शन है वो डीएनए का बना हुआ है. पर जब ये ऐसे स्ट्रक्चर में आ जाता है, एक पर्टिकुलर शेप में आता है, तो उस शेप को हम बोलते हैं क्रोमोसोम. तो उसके आसपास जो एक लेयर बन जाता है दैट इज़ द प्रोटीन मेम्ब्रेन एक बना हुआ होता है. डीएनए का इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, और डीएनए जो होता है वो इट इज़ ऑलवेज डबल स्ट्रैंडेड. वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, वो एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है. जैसे कि मैंने बोला क्रोमोसोम को जब डिवाइड करेगा सेल तब ये दोनों हाफ हाफ में डिवाइड हो जाएंगे. उसका जो बल्जिंग पोर्शन, ये हर क्रोमोसोम में ज़रूरी नहीं होता, पर कुछ क्रोमोसोम के अंदर दोनों में से कोई एक आर्म, आपकी बुक में देखोगे तो ऊपर की साइड होता है, कोई भी एक आर्म पर ऐसा बल्जिंग रीजन होता है विच इज़ नोन एज द NOR, विच इज़ नोन एज द न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन. तो इसका जो काम होता है विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सैटेलाइट. ये क्रोमोसोम को कंट्रोल करने का काम करता है. इट इज़ नोन एज द सैटेलाइट. अब क्रोमोसोम के मेनली 4 टाइप्स हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 मार्क में, बेस्ड ऑन दी सेंट्रोजोम. तो ये कहाँ पर अटैच है उसके हिसाब से उसको 4 टाइप में डिवाइडेड होता है. अगर दोनों आर्म इक्वल है और सेंट्रोमियर बीच में है तो इट इज़ नोन एज दी मेटासेंट्रिक. अगर सेंट्रोमियर कोई एक आर्म की तरफ है, मतलब एक आर्म छोटा और दूसरा आर्म बड़ा है, सो दैट इज़ नोन एज दी सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. अब देखो यहाँ पर ये जो एक आर्म था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा है. इन दोनों में डिफरेंस समझो. इसके अंदर आर्म बहुत छोटा नहीं है, इट इज़ अ मीडियम साइज़. यहाँ पर सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन आर्म का दिखेगा और बाकी का पूरा एक लंबा थ्रेड दूसरी साइड होगा विच इज़ नोन एज दी एक्रोसेंट्रिक. और टीलोसेंट्रिक, वहाँ ऊपर की साइड कुछ भी नहीं होगा, पूरा का पूरा जो क्रोमोसोम है वो एक ही साइड होगा सेंट्रोमियर के. सो दैट इज़ नोन एज दी टीलोसेंट्रिक. तो उसको हम बोलते हैं टीलोसेंट्रिक. सो देर आर 4 टाइप्स ऑफ दी क्रोमोसोम्स. सो दिस होल अबाउट द न्यूक्लियस. और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है. प्लीज़ रिवाइज ऑल द चैप्टर्स, ऑल द वीडियोज़ एंड रिवाइज दिस चैप्टर. थैंक यू.